हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी बुक सीरीज को लॉन्च किया है। उसी बुक सीरीज के अंतर्गत हम मॉडर्न इंडिया की सीरीज कर रहे थे और मॉडर्न इंडिया की सीरीज में ऑलरेडी हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियां भारत में आईं और क्यों आईं, उनका क्या उद्देश्य था। साथ ही इस पार्ट में हम केवल पुर्तगाली और डचों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अगले पार्ट में हम अंग्रेज और फ्रांसीसी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय जब लोगों को कच्चे माल की ज़रूरत पड़ने लगी तो लोगों ने अलग अलग मार्ग से भारत आने की कोशिश की। हालांकि पहले तो वो लोग भारत स्थल मार्ग से आते थे, लेकिन जब कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण तुर्कों ने कब्जा कर लिया तो जो स्थल मार्ग था वो बाधित हो गया। और जब स्थल मार्ग बाधित हो गया तब यूरोपियनों को ये लगा कि हम किस तरीके से भारत पहुँचें। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा भारतीय मसालों की ज़रूरत पड़ती थी। किस लिए? क्योंकि वो ठंडे प्रदेश के निवासी थे और उनको जो मीट मांस होता था उसको प्रिजर्व रखने के लिए या खाने में टेस्ट के लिए काली मिर्च और गरम मसालों की ज़रूरत पड़ती थी। तो उन्होंने सोचा कि हम अब कैसे भारत जाएं। तो उसी समय क्या था कि पुर्तगाली एक राजा था, हेनरी द नेविगेटर। उसने कई सारी खोजें की, चाहे वो दिक्सूचक यंत्र हो या नक्षत्र यंत्र हो। यहाँ तक कि उसने कई सारे मार्गों का भी पता लगाया और अपने यहाँ के लोगों को प्रमोट किया कि वो लोग बड़ी बड़ी लंबी दूरियाँ तय करें। और उसी समय देखोगे कि एक नाविक जिसका नाम है क्या, वास्को डिगामा, वो भारत की ओर चलता है। भारत क्यों? उन सबको ये लगता था कि वास्तव में भारत ही मसालों का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है, अतः हम भारत से अगर मसाले लाएंगे तो काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, आप देखेंगे वो भारत की ओर आते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हो कि वास्को डिगामा इस मार्ग से भारत आता है, ठीक है। यहाँ से ये पुर्तगाल है, वो यहाँ से भारत ऐसे आके, इसको उत्मासा अंतरिप बोलते हैं, और यहाँ से वो होते हुए भारत के कालीकट पहुँचता है। कई सारे लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन रहता है कि वो लोग क्वेश्चन क्या देते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। तो भाई साहब, क्या पहले भारत खो गया था क्या? तो नहीं। इस लाइन का मतलब ये होता है कि वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की, जबकि स्थल मार्ग से तो भारत के बारे में सभी जानते थे। आपको पता है कि स्थल मार्ग से हमारे यहाँ बोलन और खैबर दर्रे से व्यापार होता था और कई सारे आक्रमण हमारे यहाँ इन्हीं दर्रों के कारण हुए। और आप ये भी देखोगे कि उस समय क्या हो रहा था, वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग जगह पे कई सारे लोग जा रहे थे। जैसे आप इधर अमेरिका की तरफ कुछ लोग जा रहे थे, कुछ कोलंबस वगैरह, इसने अमेरिका की खोज की। हालांकि ये भी भारत के लिए निकला था, बट इसने वहाँ पे पहुँच आना था इसको इधर। इसने सोचा हम नई दुनिया पहुँच गए, तो इसने अमेरिका वो कर दिया, खोज दिया। इधर वास्को डिगामा जब आया तो उसने ये रूट पकड़ा। और आपको पता है पहले यहाँ पे क्या होता था, कुस्तुनतुनिया, ऑटोमन साम्राज्य। जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आखिरकार कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने आक्रमण क्यों किया और इस मार्ग को 1453 में क्यों बाधित कर दिया। जब ये मार्ग बाधित हो गया तभी इन लोगों ने यहाँ से खोज करनी शुरुआत की और यहाँ पे वास्को डिगामा आता है और ये उत्मासा अंतरिप है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। यानी कि मसालों की ज़रूरतों ने इन्हें भारत आने के लिए मजबूर किया। भारत में जो पहला कंपनी आई या जो पहला कंट्री आई वो कौन सी थी? पुर्तगाली। पुर्तगालियों की खास बात क्या थी कि पुर्तगाली जो लोग थे इन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ 90 दिन तक वास्को डिगामा रहा। उसने अब्दुल मनीक नाम का एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसने कहा कि आओ चलो हम तुमको वहाँ ले चलते हैं जहाँ से तुम्हें मसाले की ज़रूरत है। तो उसी ने इनको कालीकट पर पहुँचाया। और जब ये कालीकट पहुँचे तो वहाँ का जो राजा था जमोरिन, उसने इनका स्वागत किया। क्यों? क्योंकि ये तो व्यापारी थे और ये यहाँ से मसाले ले जाने के लिए आए थे। लेकिन अरबों ने इनका विरोध किया। क्यों? क्योंकि अरबों को ये लगता था कि अगर ये यहाँ से व्यापार करने लगेंगे तो जो हमारी मध्यस्थता है वो समाप्त हो जाएगी। होता क्या था कि पहले अरब वाले साउथ इंडिया से मसाला परचेज करते थे और यूरोपियनों को महंगे दामों में बेचते थे। अब क्या हुआ कि यूरोपी डायरेक्ट आके लेने लगेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि बुरा तो लगेगा ही, ठीक। तो वास्को डिगामा यहाँ से मसाला ले जाता है और जानते हो 60 गुना कीमत पे बेचता है। यानी कि अगर उसने 1 रुपये केजी की काली मिर्च परचेज़ की है तो उसे 60 रुपये में बेचा जाके, तो काफ़ी उसको फ़ायदा हुआ।
फिर आपको पता हो कि पुर्तगालियों के दो उद्देश्य थे। एक तो ये था कि वो अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त कर दें और ईसाई धर्म का प्रचार करें। आपसे यूपीएससी के प्रीलिम में कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों का प्रमुख उद्देश्य था क्या व्यापार करना या व्यापार व ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो व्यापार और ईसाई धर्म का प्रचार करना। दूसरा है कि पुर्तगाली जो साम्राज्यिक साम्राज्य था वो क्या कहते थे उसको, एस्तादो ड इंडिया। क्लियर। वास्को डिगामा के बाद दूसरा पुर्तगाली यात्री आता है पेड्रो अल्ब्रेस कैम्ब्राल। आपको ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वास्को डिगामा ही काफ़ी है। ठीक। फिर आप देखोगे कि पूर्वी जगत की काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। आपको ये डेट नहीं याद रखनी, बस आपको ये याद रखना है कि एक दुर्ग इनका कोचीन में भी था। अब आपके मन में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन ये पूछा है कि पुर्तगालियों का क्या यहाँ पे कब्जा नहीं था, क्या पुर्तगालियों ने कोचीन में कब्जा नहीं किया, तो किया था। ठीक, तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, आपने ये देख लिया। फिर आप देखोगे आगे क्या कि अल्फांसो डी अल्बुबर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्बुबर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से गोवा को छीन लिया, जो बाद में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बन गई। यानी कि अभी हमने देखा कोचीन भी इनके अंडर आ गया, गोवा भी इनके अंडर आ गया। लेकिन आप देखोगे कि समय के साथ साथ एक वायसराय आया नीनो डी कुना, उसने कोचीन की जगह गोवा को ही राजधानी बना दिया। क्लियर। फिर आप देखोगे नीनो डी कुना ने सैन थोमा यानी कि मद्रास, हुगली, दीव, काठियावाड़ और आदि में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुर्तगालियों की जो बस्ती थी वो केवल पश्चिमी घाट तक सीमित थी, पूर्वी घाट में उनकी कोई भी बस्ती नहीं थी। तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नहीं भाई, पूर्वी में बंगाल में नहीं थी बस्ती। क्लियर। फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पुर्तगाली जो क्या पूर्वी बंदरगाह से व्यापार करते थे, क्या नागपट्टनम से उनका व्यापार होता था? तो हाँ, वो नागपट्टनम से भी व्यापार करते थे। क्लियर। फिर आप देखोगे बंगाल के शासक महमूद शाह ने चटगांव और सतगांव में अपनी फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त की। क्लियर। महमूद शाह द्वारा पुर्तगालियों को परमिशन मिल गई कि आप चटगांव में और सतगांव में अपनी व्यापारिक बस्तियां खोल सकते हो। चटगांव बेसिकली बंगाल में था, तो आपको ये भी क्लियर हो गया। फिर आप देखोगे कि पुर्तगालियों में एक काफ़ी फेमस व्यवस्था थी, उसका क्या नाम था, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। इसमें क्या होता था, ये लोग क्योंकि समुद्र में अपनी डोमिनेंस प्रेजेंट करते थे, तो इन्होंने क्या किया, एक व्यवस्था अपनाई जिसके अंतर्गत भारतीय तथा अरबी जहाज़ों को परमिशन लेना पड़ता था। उनकी परमिशन के बिना वो अरब सागर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब अरब सागर या किसी भी सामुद्रिक एरिया में अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश की पुर्तगालियों ने, और भारतीयों से ही कह दिया कि अगर आपको भारत में घोड़े मंगाने हैं या कोई वस्तुएं मंगानी हैं तो आपको समुद्र में उतरने से पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, एक तरह का लाइसेंस। क्लियर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगल सम्राट अकबर ने भी इनसे कार्टेज या परमिट लिया था। क्यों? क्योंकि उनको घोड़े वगैरह मंगाने होते थे। फिर आप देखोगे इनकी एक व्यवस्था होती थी जिसको कहते थे काफिला प्रणाली। काफिला प्रणाली के अंतर्गत क्या होता था कि जो छोटे स्थानीय व्यापारी होते थे ना, उनको समुद्री यात्रा के समय संरक्षण प्रदान किया जाता था। संरक्षण का मतलब कि कई सारे जो समुद्री लुटेरे होते थे उनसे इनको मदद दी जाती थी कि ताकि ये अपनी यात्रा या अपना सामान पश्चिम की ओर ले जाएं और पश्चिम से पूर्व की ओर ला सकें, बीच में कोई भी इनको लूटे ना। उस चीज़ की सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी पुर्तगालियों की काफिला प्रणाली। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद है। फिर हम देखेंगे कि पुर्तगालियों ने मालाबार कोंकण तट से सर्वाधिक काली मिर्च का निर्यात किया और मालाबार तट से अदरक, दालचीनी, चंदन, हल्दी, नील आदि का निर्यात होता था। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि भारत किन किन वस्तुओं का आयात करता था, और वहाँ पे अगर आप ये चीज़ देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें नील भी दिया था और हल्दी भी दी थी, ये सारी चीज़ें दी थी। तो आप अगर एलिमिनेट करना जान सकते हो कि हाँ, गरम मसाले तो हम खुद निर्यात करते थे, आयात नहीं करते थे। ठीक। फिर आप देखोगे पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसीजा के साथ प्रसिद्ध जेस्यूट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए। बस आपको इतना इसमें याद रखना है। 1542 से 45 के टाइम पे, इस समय आपको पता है कि शेरशाह का शासन भारत में चल रहा था और उसी समय हुमायूं का शासन शुरू हो जाता है और फिर अकबर का शासन शुरू होता है।
पुर्तगाली गोवा, दमन व दीव पर 1961 तक शासन करते रहे। कहने का मतलब ये सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में भारत से गए। सोच सकते हो आप। अंग्रेज 1947 में चले गए, बट ये 1961 में गए थे। पुर्तगालियों के भारतीय व्यापार के पतन के क्या कारण थे? कई बार क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने जब काफ़ी परेशान वो हो गए, थक गए, तो उन्होंने सोचा अब हमें भारत से व्यापार नहीं करना। क्यों? भारतीय जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता की भावना को देखकर। गुप्त रूप से व्यापार करना था, डकैती और लूटमार को अपनी नीति का हिस्सा बना लिया, इससे भी इनको दिक्कत हुई। नए उपनिवेश इन्होंने ब्राज़ील में खोज लिए और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में परेशान हो गए। जैसे अंग्रेज आ गए, डच आ गए, फ्रांसीसी आ गए, और अपर्याप्त इनके पास व्यापारिक तकनीक यानी कि पुरानी उसी ढर्रे पे टिके रहे। और साथ ही पुर्तगाली वायसराय पर पुर्तगाली राजा का अधिक नियंत्रण था। कहने का मतलब ये जो पुर्तगाली थे ना, इनके ऊपर राजा का ज़्यादा नियंत्रण था, ये इंडिपेंडेंट कंपनियां नहीं थी। ठीक, आपको पता हो कि पुर्तगाली जब भारत में आए तो वो तंबाकू की खेती लाए, जहाज निर्माण की कला लाए और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। कई बार पीसीएस वगैरह क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि पुर्तगाली क्या क्या लाए, आलू लाए, तंबाकू लाए, तो आप बता सकते हो हाँ ये चीज़ें लेके आए वो। गोवा में पुर्तगालियों ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि पुर्तगालियों के साथ भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। गोथिक स्थापत्य कला का मतलब आप ये समझ सकते हो, जैसे चर्च की जो नुकीली दीवारें नहीं होती, या फिर छत्रपति साहू जी जो हमारा टर्मिनल है, कहाँ का, बॉम्बे का, उसमें आप देखोगे वो जो डिज़ाइनें बनी हुई है ना, वो यही है गोथिक आर्ट। क्लियर? फिर आप देखोगे ईसाई धर्म का मुगल शासक अकबर के दरबार में प्रवेश हुआ, जिसमें फादर एक्वावीवा मानसेट के नेतृत्व में हुआ। तो आप जान सकते हो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक्वावीवा व मानसेट किसके दरबार में आए थे, या उस समय मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। ठीक, फिर हमारी दूसरी कंपनी आती है डच। डच के बारे में आपको पता है, मूलतः इसको हालैंड कहते हैं। संसद द्वारा एक कंपनी के रूप में इसका गठन हुआ। इसे वेडिंगेड ओस्ट इंडीज़ कंपनी के नाम से जाना जाता है। और ख़ास बात यह है कि डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता थी कि पुलिकट स्थित गिल्ड्रिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई किलाबंदी नहीं थी। कहने का मतलब डचों की एक फैक्ट्री कहाँ पे भी थी? पुलिकट में। क्लियर? तो आप देखोगे डचों ने कहाँ पे अपने कारखाने स्थापित किए। पहला इन्होंने जो कारखाना लगाया कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूर्वी घाट पे है। पुलिकट में इन्होंने लगाया, विमलीपट्टनम में, चिनसुरा में, कासिम बाजार में, सूरत में, कारिकल में, कोचीन में, बालासोर और नेगापट्टनम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मछलीपट्टनम में डचों ने कोई कारखाना कभी नहीं लगाया, तो आपको पता हो नहीं, मछलीपट्टनम में इन्होंने लगाया। बाकी आपको डेट नहीं याद रखनी। ठीक, और मछलीपट्टनम से क्या करते थे? नील का निर्यात करते थे। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं याद रखना। फिर आप देखोगे कि बंगाल में इन्होंने प्रथम फैक्ट्री पीपली में स्थापित की और बालासोर में भी अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब आप देखोगे डचों द्वारा कोरोमंडल तटवर्ती प्रदेशों से सूती वस्त्र का व्यापार किया जाता था। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डचों ने क्या किया, भारत के व्यापार को, सूती वस्त्र के व्यापार को साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। अब आपके मन में आएगा ऐसा क्यों? आपको पता हो कि जो भारतीय वो होते थे ना, क्या बोलते हैं यहाँ से ये लोग व्यापार करते थे। ठीक, इस जगह से अपना माल खरीदा और यहाँ पे बेच दिया। कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया में। और यहाँ से इन्होंने मसाला खरीदा और उसको ले जाके यूरोप में बेच दिया। कहने का मतलब भारतीय, क्यों अब आपके मन में आएगा कि यहाँ पे कपड़ा क्यों बेचते थे? क्योंकि कपड़ा इसलिए बेचते थे, सूती वस्त्र की यहाँ पे डिमांड थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम अब आप बताइए, अगर एक खाली जहाज़ लेके जाएंगे तो उनका भाड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तो इन्होंने सोचा कि हम भारत से कपड़े ला देंगे अपने जहाज़ में, उसको साउथ ईस्ट एशिया में बेचेंगे, और साउथ ईस्ट एशिया से मसाले को ला देंगे और उसको कहाँ? यूरोप में बेचेंगे, और यूरोप से फिर हम कच्चा माल लेके आएंगे, उसको भारत में देंगे, और भारत से फिर हम, यही कहने का मतलब इन्होंने इंडिया के जो ट्रेड है सूती वस्त्र उसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। क्लियर? फिर हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि डचों ने भारत में डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित सिक्के पैगोडा चलाए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पैगोडा क्या है, तो आप बता सकते हो ये सिक्के होते हैं एक प्रकार के। डचों ने पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार में एक तरह से निष्कासित कर दिया था, लेकिन आपको पता है अंग्रेजों के सामने ये टिक नहीं पाए और हार गए। अंततः इनको बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। ये युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्रम में लगाने को दे देता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, बेदरा का युद्ध कब हुआ, इनमें से पहले कौन सी घटना घटी? तो प्लासी। और आपको पता हो ये तो डचों के लिए है बेदरा का, और बांडीवास का युद्ध किसके साथ है? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। क्लियर? तो वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर देखोगे भारत में डचों की सफलता के क्या कारण थे,
तो कई सारे कारण थे, कंपनी के भ्रष्ट व अयोग्य अधिकारी, ये सब आपको याद नहीं रखना है। इम्पोर्टेंट बात यह, भारतीय वस्त्रों के यूरोप में निर्यात का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि इंग्लैंड आगे चलकर वस्त्रोद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र ही बन गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन में पुर्तगाली और डचों का अध्ययन किया। अगले पार्ट में हम देखेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।